नमस्कार दोस्तों। 302 आईपीसी हत्या मर्डर एक ऐसा अपराध जो ना कि साधारण की श्रेणी में है, न गंभीर की श्रेणी में है, एक जघन्य प्रकृति के अपराध की श्रेणी में है, हीनियस इन नेचर के क्राइम में। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में इस अपराध के लिए केवल दो दंड प्रावधानित हैं: आजीवन कारावास और मृत्युदंड। किसी व्यक्ति को अगर इस अपराध के आरोप में दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या मृत्युदंड से। इस अपराध को अजमानतीय प्रकृति के अपराध की श्रेणी में रखा गया है, मतलब आपको जमानत नहीं मिलने वाली है। दूसरा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 में इसे समनीय अपराध कंपाउंडेबल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं रखा गया है कि आरोपी व्यक्ति और शिकायतकर्ता में अगर सुलह समझौता हो जाए, कुछ लेन देन हो जाए, तो आरोपी व्यक्ति चाहे कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस ले ले, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह अपराध किसी व्यक्ति के प्रति न होकर समाज के प्रति अपराध होता है। हत्या जैसा अपराध आपने देखा होगा, कहीं भी हो जाता तो एक भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। तो इसीलिए इस अपराध को जघन्यतम अजमानतीय प्रकृति के अपराध में रखा गया है और दो ही दंड प्रावधानित है। अब इस अपराध में कोई व्यक्ति अगर इन्वॉल्व होता है, उसकी संलिप्तता पाई जाती है, तो उसकी जमानत कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो में बताता रहा हूँ मैं आपको, इस वीडियो में भी वो सिद्धांत मैं रिपीट करता हूँ। विश्वास का एक सिद्धांत, बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जमानत एक नियम, जेल एक अपवाद। इसी सिद्धांत के आधार पर ऐसे अपराधों में जमानत मिलती है। अब बात करते हैं कि एफआईआर कैसे कैसे रजिस्टर्ड होती है और किसी व्यक्ति की संलिप्तता कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, एफआईआर 302 आईपीसी में कभी नेम्ड होती है, यानी सभी अभियुक्त नाम दर्ज होते हैं, या कुछ नाम दर्ज होते हैं, कुछ अज्ञात होते हैं। कभी कभी अननेम्ड हो जाती है, यानी अज्ञात में एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस अपने मुखबिरों के द्वारा या किसी अन्य स्रोत से पता करती है और उसके बाद किसी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है, और अगर मान लीजिए अन्य अभियुक्तों की इन्वॉल्वेशन है तो उनके भी गिरफ्तारी की संभावना उस आरोपी के स्टेटमेंट पर हो जाता है। या अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए एफआईआर नेम्ड है, उसकी गिरफ्तारी होती है, तो अगर जो अननेम्ड व्यक्ति है उनकी भी गिरफ्तारी उसके स्टेटमेंट पर हो जाती है। एक थोड़ा सा पेच यहाँ पे होता है कि अगर अननेम्ड एक्यूज्ड हैं और गिरफ्तारी होती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं चार्जशीट में थोड़ा सा ये एक थ्योरी लानी पड़ती है कि ऐसा क्या कारण है जिसमें इनको आरोपी बनाया जा सकता है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि उनके पास से, अभियुक्तों के पास से रिकवरी क्या होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पुलिस की अभिरक्षा में दिया गया कोई भी बयान एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। लेकिन सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, अगर अभियुक्त व्यक्ति के पास से कोई ऐसी वस्तु बरामद होती है जो कि उस अपराध में इस्तेमाल की गई थी, तो वह आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध, उसके विरुद्ध जा सकती है, उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं कोर्ट में प्रूव की जा सकती है। और वो एक आधार होता है किसी व्यक्ति की यह मानने के लिए, यह विश्वास करने के लिए कि यह व्यक्ति इस अपराध में इन्वॉल्व था। अब आता हूँ सेकंड पॉइंट पर, किसी व्यक्ति की या किसी आरोपी की इन्वॉल्वेशन कैसे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इन्वॉल्वेशन दो तरह से हो सकती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में क्या है कि कोई व्यक्ति किसी को गोली मार दे, सीधे कुल्हाड़ी से काट दे, लाठी डंडों से मार डाले, पीट कर जहर दे के मार दे, सीधा डायरेक्टली उसने क्राइम कर दिया। तो अगर डायरेक्टली क्राइम कर दिया, इसका आई विटनेस कोई है, तो उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति की जमानत होना, बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति का सजा से बच पाना, कन्विक्शन निश्चित है। अब बात करते हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली इन्वॉल्वेशन का मतलब भी ये है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी की हत्या करना चाहता है, उसने किसी व्यक्ति से कहा है, अब वह व्यक्ति फ़ोन पर उससे जुड़ा हुआ है, फ़ोन पर उसको निर्देशित कर रहा है कि ऐसा करना है, ऐसे मारना है, ये करना है, वहाँ जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति जो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है वह भी उतना ही दोषी है। सेक्शन 34 आईपीसी कॉमन इंटेंशन की बात करता है, और उसी कॉमन इंटेंशन में सामान्य आशय में
जो व्यक्ति भले ही उसने अपने हाथों से हत्या नहीं की, लेकिन उस अपराध का उतना ही दोषी वह भी है, भले ही वह इनडायरेक्टली था। या मान लीजिए किसी व्यक्ति की जहर देकर हत्या की जाती है, तो जिसने अगर उसे जहर दिया, चाहे खाने में दिया, पीने में दिया, किसी तरह से दिया, और जो व्यक्ति अगर यह जानते हुए कि वह व्यक्ति उसकी हत्या करने वाला है, जहर देकर लाके देता है, उसका सहयोग करता है, तो वह व्यक्ति भी उतना ही दोषी होगा। और उस सिचुएशन में जो कन्विक्शन, जो सजा सीधे क्राइम करने वाले व्यक्ति को मिलेगी, वही सजा उस व्यक्ति को भी मिलेगी, अगर ऐसा साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है तो। और दोनों ही कंडीशन में बेल की संभावना काफ़ी कम होती है। डायरेक्टली में तो बिल्कुल भी कम हो जाती है, रेयरली ही बेल मिलती है। इनडायरेक्टली में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रहती है, अगर प्रूव नहीं होता है कहीं से भी, या मान लीजिए साबित नहीं हो पा रहा है कि ऐसा व्यक्ति भी इन्वॉल्व था। तो अब इसके अलावा किन व्यक्तियों को आसानी से जमानत मिल सकती है और उनके कन्विक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। फ्रेंड्स, मान लीजिए काफ़ी कुछ समूह में लोग खड़े हैं, अचानक किसी कारण से विवाद हुआ, किसी ने किसी की हत्या कर दी। अब हो सकता है मौके पर बहुत से लोग खड़े रहें, तो जिस व्यक्ति ने हत्या की, और अगर कहीं से मान लीजिए किसी वीडियो में या किसी मौखिक गवाह के द्वारा, यानी कोई अगर जो आंखों देखी एविडेंस हो, विटनेस हो कोई, कि मौके पर मौजूद हो कोई ऐसा विटनेस जिसने पूरी घटना का वृत्तांत अपनी आंखों से देखा है, और वह यह कहता है कि इन व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से मिलकर हत्या कर दी इस व्यक्ति की, अचानक ही झगड़ा हो जाता है कभी कभी, तो ऐसी सिचुएशन में भी जमानत मिलना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मौके पर और भी कई लोग खड़े हैं, उन्हें भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन अगर आई विटनेस कहता है कि हाँ ये लोग खड़े थे लेकिन इनकी इन्वॉल्वेशन नहीं थी, तो भले ही वो आरोपी बनाए जाएं, लेकिन उस सिचुएशन में उनके लिए जमानत मिलना आसान होगा, और ट्रायल में भी उनके लिए बरी होने की संभावना पूर्ण है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, हत्या जैसे अपराध में आपका मोटिव क्या है हत्या करने का, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपने किसी प्रॉपर्टी के लालच में, किसी पैसे के लालच में, किसी अन्य अपराध को करने के लालच में, और बहुत से और रीजंस हैं, आजकल तो काफ़ी कुछ और रीजंस हैं, उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। अगर कोई मोटिव ऐसा है कि आपने हत्या की है इस मोटिव से, भले ही मैटर वो लास्ट सीन का ही क्यों ना हो, कि आप उस व्यक्ति के साथ अंतिम बार देखे गए थे लेकिन हत्या करते हुए आपको किसी ने नहीं देखा, बट अगर मोटिव है कि आप उसकी संपत्ति चाहते थे, आपका किसी के साथ नाजायज संबंध था, या अन्य भी कोई रीजन हो, तो उस सिचुएशन में भी बेल आसानी से नहीं मिलेगी, और पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि कन्विक्शन भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि कोई व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, कन्विक्शन भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है अगर कोई आई विटनेस है तो। कोई व्यक्ति इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है, साबित हो सकती है, तो उसकी भी संभावना बेल की भी कम रहेगी, और इसके अलावा ट्रायल में कन्विक्शन होने की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी अगर किसी तरह से यह प्रूव हो जाता है कि यह व्यक्ति भी इन्वॉल्व था। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए केवल घटनास्थल पर मौजूद था, लेकिन उससे उसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा अपराध होने वाला है या करने वाले हैं ऐसे आरोपी व्यक्ति, और जो अगर आई विटनेस कोई है वह कहता कि यह व्यक्ति केवल खड़ा था, तो वहाँ पॉसिबिलिटी ये होगी कि उसका रोल अगर कुछ नहीं था तो मे भी उसको आसानी से बेल भी मिल सकती है और कन्विक्शन से भी बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने आपको बताया है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या जैसा अपराध में इन्वॉल्व होता है तो उसको बेल कैसे मिलेगी या बेल नहीं मिलेगी, और कन्विक्शन होगा या नहीं होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर अगर आप आगे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें। थैंक यू।